नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारियां देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे सफल किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि पारंपरिक फसलों की खेती के साथ साथ फलों की खेती करके भी अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। लेकिन सितंबर माह में किस तरह से आपने फल वृक्षों की देखभाल करनी है, ये जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जिससे कि भविष्य में होने वाले नुकसान से आप बच सकें। तो कैसे करनी है आपने फल वृक्षों की देखभाल इस सितंबर माह में, आइए जानते हैं कार्यक्रम के पहले भाग में। सितंबर माह में देश भर में लगभग पर्याप्त बारिश हो चुकी है। साथ ही बारिश और धूप की आंख मिचौली के बीच फसलों और फलों के पौधों में रोग और कीट लगने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि किसान या बागवान अपने पौधों की लगातार निगरानी करते रहें। रोग या कीट लगने के लक्षणों को पहचान कर सही समय पर सही दवा का इस्तेमाल करें। साथ ही बागों में जिन किस्मों के पेड़ों में फल पकने के लिए तैयार हो रहे हैं, वहां समय रहते फलों की तुड़ाई करें। बागों से अच्छा उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता बनाए रखें। बागवानी फसल भी आजकल जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का, कृषि विविधीकरण का ज़माना है, उसमें बागवानी का हो चाहे सब्जी उत्पादन का हो, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स 2022 तक का, उसमें बागवानी और सब्जी उत्पादन का बहुत अहम योगदान है। तो बागवानी की फसलों में भी हम जो है कई ऐसी समस्याएं आती हैं, कीड़े बीमारी, उनका हम समय रहते हैं उनका निदान कर लें, पहचान कर लें, तो हम अपनी बागवानी फसल से अच्छा मुनाफा किसान भाई वो ले सकते हैं और अपनी आमदनी डबल कर सकते हैं। बागवानी की फसलों जैसे लगाने का समय फरवरी मार्च, 2 फरवरी मार्च साल में, और अब जुलाई अगस्त साल में 2 बार होता है। अब जुलाई अगस्त लगभग एंड के ऊपर है, अंतिम में अगस्त अंतिम दौर पे है। तो लगाने का समय तो ये है, और इसकी विधि, जो लगाने की विधि, कितना प्लांट टू प्लांट स्पेस रखें, कितना हम उसकी गहराई करें, इसमें किसान भाई जो बागवानी की काश्त करना चाहते हैं वो नज़दीकतम कृषि विज्ञान केंद्र के जो बागवानी विशेषज्ञ हैं, उद्यान वैज्ञानिक हैं, उनसे किसान भाई सलाह लेकर भाई कौन से बाग किस ज़मीन में कब लगाएं, इस तरह की जानकारी किसान भाई ले सकते हैं। इसके अलावा अमरूद, केले, कटहल की पौधशाला तैयार करें। सितंबर माह में अमरूद की नई किस्में लगाई जा सकती हैं। बेहतर उत्पादन के लिए किसान हिसार सफेदा, हिसार सोरखा, इलाहाबादी सफेदा, बनारसी सुल्खा जैसी उन्नत किस्में लगा सकते हैं। किसान नए बागों की नियमित सिंचाई करें। साथ ही अमरूद के फलों को मक्खी की रोकथाम से बचाने के लिए दवाओं का छिड़काव करें। अच्छे परिणाम के लिए 7 से 10 दिन के अंतराल में छिड़काव करें। इस माह सदाबहार पेड़ अमरूद, आम, बेर, लीची और नींबू जाति के फलों के पौधे लगा सकते हैं। बाग लगाने से पहले 3 बाई 3 फुट के गड्ढे खोदें। गड्ढे के ऊपर की मिट्टी में गोबर की खाद और 2 किलो जिप्सम डालें। दीमक की आशंका वाले इलाके में उचित दवा मिलाएं। इसके बाद ही रोपाई का काम करें। बीमारी का जहाँ तक सवाल है वो मैं किसान भाइयों से बताना चाहूँगा। जैसे कई प्रकार के ज़मीन से रोग उत्पन्न होते हैं, कई प्रकार के कीट जो है, जैसे दीमक का प्रकोप है, टर्माइट अटैक, बागवानी की फसलों में जो है दीमक कई बार नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाती है और फसल एकदम सूख जाती है। तो उसमें किसान भाई जब बाग लगाते हैं तो ध्यान रखें, जो क्लोरोपाइरीफॉस जो है 15 से 20 ml दवा प्रति पौधा प्रति गड्ढा प्रयोग करें। जब गड्ढा तैयार हो जाता है, पौधा लगाते हो, उस समय जो क्लोरोपाइरीफॉस दवा जो है 15 से 20 ml दवा प्रति पौधा प्रयोग करें। और दूसरा, जो ये तो कीट का जिक्र है, जहाँ दीमक की समस्या जिन क्षेत्रों में ज़्यादा है, टर्माइट का अटैक ज़्यादा है, उससे अपनी बागवानी वाली फसलों को हम दीमक से बचा सकते हैं। कई जगह जो विल्ट की समस्या, जैसे अमरूद का बाग है या दूसरे बागवानी फसलें हैं, उसमें जो ज़मीन से उत्पन्न सॉइल बोर्न डिजीज़ हैं, ज़मीन से उत्पन्न होती हैं बीमारियां, जो रोगाणु हैं, उनके बचाव के लिए जो खासकर अमरूद के अंदर ये उखेड़ा जो विल्ट की समस्या आती है, उसके अंदर किसान भाई कार्बेंडाजिम बाविस्टीन जो दवाई है, कार्बेंडाजिम दवाई जो है 20 ग्राम दवा
प्रति गड्ढा प्रति पौधा प्रयोग करें। उसके बाद अच्छी तरह खोदी करके 20 ग्राम दवा पूरी जो कनोपी है पौधे की उस दायरे में प्रयोग करके और उसमें पानी लगा दें। सितंबर में बेर के पौधों की रोपाई की जा सकती है। पौधे निकालने से पहले पौधों से फालतू पत्ते उतार दें। पौधों की रोपाई करते समय उचित दूरी का ध्यान रखें। किसान नए बागों में 17 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। वहीं बेर के पुराने बागों में जरूरत के हिसाब से पानी दें। लीची की बात करें तो 1 साल के पौधों के लिए 5 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 50 ग्राम नाइट्रोजन, 25 ग्राम फास्फोरस, 50 ग्राम पोटाश को प्रति पौध की दर से दें। वहीं 10 साल या इससे ज्यादा की आयु के पेड़ में 50 किलो गोबर खाद, 500 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस, 500 ग्राम पोटाश प्रति पेड़ की दर से इस्तेमाल करें। दूसरा जो नींबू वर्गीय बाग है, नींबू वर्गीय पौधे हैं, उसमें भी एक तो जो है ना जो सूखी हुई टहनियाँ हैं, बीमारी है सिट्रस डाईबैक टहनी मार रोग, कई बार ऊपर से जो नीचे की तरफ टहनियाँ सूख कर नीचे की तरफ आती हैं, ये जो सिट्रस डाईबैक एक बीमारी है उससे, तो इससे किसान भाइयों को बिल्कुल वो एक्टिव रहना पड़ेगा, उसको मॉनिटरिंग करें। अगर ऐसे टहनियाँ सूख रही हैं तो उनको कटाई छटाई जो है ना अपने स्केटियर की हेल्प, ये नहीं कि आपने वैसे ही उसको खींच दिया यार, क्योंकि इंजरी हो जाती है और बीमारी उत्पन्न होने के चांसेस होते हैं। तो जो सूखी हुई रोगग्रस्त टहनियाँ हैं उनको दूर कर दें और कटाई छटाई करने के बाद सूखी हुई टहनियों को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवा है 3 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल करके जितनी भी रोगग्रस्त टहनियों को दूर और वहाँ नहीं गिरें, उस बाग के खेतों में जो बागवानी वहाँ उस खेतों में उन रोगग्रस्त टहनियों को वहाँ न घेर के दूर कहीं दबा दें उनको, और उन पेड़ों के ऊपर COC जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल के स्प्रे करें। कई जगह बेलगिरी का जैसे अब है उसमें बेल पत्थर जो है बेलगिरी में फल लगा हुआ है तो उसमें क्रैकिंग की समस्या भी कई बार आ जाती है। तो अगर ऐसी समस्या आती है किसान भाइयों को, उसमें बोरक्स जो है 0.1% 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें, तो जो क्रैकिंग फटने की समस्या है उससे किसान भाइयों को काफ़ी निजात मिल सकती है। लीची में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देने पर जिंक सल्फेट का छिड़काव करें। किसान कटहल के पके फलों के बीजों को निकालकर पौधशाला में बुआई करें। साथ ही इस माह पपीते के पेड़ भी लगा सकते हैं। बेल और आम के पेड़ों पर रोगों की रोकथाम के लिए उचित दवा का छिड़काव करें। केले में बीटल की रोकथाम के लिए दवा के घोल का छिड़काव करें। आंवला में इंदर बेला कीट की रोकथाम के लिए उचित दवा का छिड़काव करें। किसान दवा का इस्तेमाल हमेशा कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक ही करें। इस तरह समय पर की गई रोकथाम से बेहतर उत्पादन तो लिया जा सकता है, साथ ही बाग में पेड़ों के स्वास्थ्य की रक्षा भी की जा सकती है। इसके अलावा सितंबर माह में कुछ फलों के नए बाग लगाकर भविष्य में आय के रास्ते तैयार किए जा सकते हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब रुख करते हैं हमारे अगले सेगमेंट हमारा पशुधन का। किसान भाइयों बहनों, पशुपालन ही किसानों का असली धन है और पशुपालन करके आप अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं। अपने आज के सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं बतख पालन के बारे में। तो आइए जानते हैं किस तरह से आप कर सकते हैं सफलतापूर्वक बतख पालन। खेती के साथ साथ बतख पालन तेजी से बढ़ता व्यवसाय है। इसे शुरू करने के लिए सबसे जरूरी आसपास पानी के स्रोत का होना है।
जहां बतख आसानी से प्रजनन कर अंडे दे सके और विचरण कर सकें। इसके लिए कृत्रिम तालाब बनाकर भी बतख पालन किया जा सकता है। बतख से अंडे और मांस दोनों ही रूप में मुनाफा कमाया जा सकता है। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीटेक डिप्लोमा। मैंने सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जाने से बढ़िया अपना खुद का बिजनेस प्रेफर किया। मैंने इसीलिए डक फार्मिंग का अपना बिजनेस किया है। मैं फार्मिंग लाइन से बिलोंग करता हूँ। फार्मर, मेरे फादर भी फार्मर हैं। करीबन मेरे को 4 से 5 साल हो गए हैं इसको करते करते। 1500 डक्स है मेरे पास जो मैं अपने एग प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। उन्हें मेरे को एग प्रोडक्शन दे रही हैं और मैं उनको मार्केट में सेल करके अपना जो रेगुलर इनकम है वो पा रहा हूँ। मेरे पास 2 ब्रीड्स हैं, मलाड और इंडियन रनर। पहचान मलाड ब्रीड जो है उसकी जो नेक है, मेल नेक है, उसकी ग्रीनिश कलर की होती है और जो फीमेल है उनके पैर ऑरेंज कलर के होते हैं। जो अपने इंडियन रनर हैं वो वाइटिश कलर में होती हैं, वाइटिश ब्राउन कलर की, और उनके पैर काले होते हैं। इसकी देख रेख सर मेरे पास 5 बंदे हैं जो मेरे पास काम कर रहे हैं। अभी मेरे पास काम करते हैं, वो फार्म की पूरे की ध्यान रखते हैं। पर मैं रेगुलर ही अपने फार्म पे डे में पूरा दिन में 5 से 6 घंटे मैं अपने फार्म को देता हूँ। ठीक है, नाइट टाइम में ये फार्म के अंदर रहती हैं, वो इनका ध्यान रखते हैं। खाने पीने में सर इनको बैलेंस डाइट देनी पड़ती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट इनकी मेंटेन की हुई है हमने, जो अपनी डेली वेज के हिसाब से इनको एक डक के करीब 130 से 140 ग्राम हम फीड प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा फीड का कॉस्ट करीबन आ जाता है 20 रुपये क्विंटल के हिसाब से। वो एग लेइंग डक्स को हम इतना प्रोवाइड करते हैं। जो डक्स एग नहीं देती वो करीबन 50 से 60 ग्राम कंज्यूम करती हैं बस। खाने में इनमें किनकी होती है, सोयाबीन होता है, एमबीएम होता है, ओयस्टर सेलिब्रेट होता है और पत्थर होता है जो एग के लिए ज़रूरी है, हमारा एग प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो होता है सर। और उसमें मिनरल मिक्सचर हम यूज़ करते हैं, वो इनके प्रोटीन के लिए। विटामिन यूज़ करते हैं, जो इनके विटामिन हम प्रोवाइड नहीं कर पाते फीड से, वो हम विटामिन वैसे प्रोवाइड कर देते हैं इन्हें। नॉन लेइंग एग्स और लेइंग एग्स में कुछ खास फ़र्क तो नहीं होता, पर इसकी बॉडी वेट का, बॉडी स्ट्रक्चर का बहुत फ़र्क है। इसकी बॉडी वेट कम से कम आपका जाएगा, जो लेइंग एग है उसका डक का बॉडी वेट जाएगा 1 kg से 1.5 kg तक का। और जो एग नहीं दे रही है हमें, एग प्रोड्यूस नहीं कर रही है हमें, जो हमारे बोलते हैं वाइट पैकिंग बोलते हैं, उसका वेट कम से कम 3 किलो तक चला जाता है, 3-3.5 kg तक। ये करीबन 5 से 6 साल तक का अंडा देंगे। पर आपका फीड बैलेंस डाइट दो आप। ये नहीं है कि आप फीड ना दो, अच्छा ना दो और आप अंडा लेना चाहो तो वो नहीं हो सकता। इसका अंडा देने का मेनली समय होता है सर्दियों में। उसके बाद मई, जून, जुलाई, ये 3 मंथ ये अंडा नहीं देती। ये अपने फैदर्स हैं वो निकाल देती हैं। और मानसून सीज़न आता है जैसे फैदर निकाल देती है, न्यू प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है उस टाइम पे। आमतौर पर उन्नत नस्ल की बतख एक साल में 300 से ज्यादा अंडे देती है। अंडे का वजन 65 से 70 ग्राम के बीच होता है। वहीं मुर्गी की तुलना में बतख के मांस से मुनाफा भी ज्यादा होता है। इस तरह देखा जाए तो बतख पालन घाटे का सौदा नहीं है। बतख पालन से पहले किसान सुनिश्चित करें कि बाजार व्यवस्था कैसी है, साथ ही उस स्थान की जलवायु बतख पालन के लिए अनुकूल है या नहीं। साथ ही बतखों की उन्नतशील किस्मों का चयन स्थान की मांग के हिसाब से ही करें। इनका आवास और प्रबंधन बहुत सरल होता है। बतख के लिए महंगा फीड खरीदने की जरूरत नहीं होती। वे कीड़े, घोंगे, कवक, रसोई के कचरे जैसी सब्जियां, चावल से अपना आहार पूरा कर लेते हैं। समय करीबन मेनली डक के लिए हमें समय लग जाएगा 6 महीने। अगर एग लेइंग डक हमने प्रोड्यूस करनी है तो 6 महीने आराम से लगेंगे। और अगर हमें नॉर्मल अपने मीट पर्पज़ के लिए डक यूज़ करनी है तो 2 महीने में आपकी वाइट पैकिंग तैयार हो जाती है। वो करीबन आपका 7 kg फीड खाती है वाइट पैकिंग। जो हम दिल्ली के आसपास है तो हमारे लिए मलाड बेस्ट है, इंडियन रनर बेस्ट है, वाइट पैकिंग है जो हम सर्दियों के टाइम पालते हैं। सर्दियों में अभी यहाँ पे भी आपको वाइट पैकिंग मिलेगी, तो मेनली सर्दियों में पालते हैं वाइट पैकिंग। उसका टेम्परेचर करीब 35 डिग्री तक नॉर्मल है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके साथ आपको फ़िश फार्मिंग करें, फ़िश फार्मिंग इसमें बेस्ट है। आप फ़िश फार्मिंग करें, बतख के साथ फ़िश फार्मिंग करेंगे, उसमें आपके बहुत प्रॉफिटेबल काम है। जो इनका बीट होती है वो फ़िश के लिए बहुत अच्छी होती है। हमारी फ़िश है वो गोल्डन है, रहू है, कतला है, ग्रासकार है,
वो इसके बीट को अच्छी तरह खाती है। उसमें नेटिंग की हमें प्रॉब्लम नहीं होती, एक बार नेटिंग करने के लिए 6-7 हज़ार रुपये लग जाते हैं हमारे। पर अगर हमारे पास डक हैं तो नेटिंग करने की हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ये डक अपने आप नेटिंग कर देती हैं और उसमें ईजीली सारा काम अपना हो जाता है। इसकी मार्केटिंग के लिए अभी हाल ही में तो हमारे पास यहीं पे अवेलेबल हो जाते हैं, अंडे के लिए यहीं पे लेने आते हैं, हमारे पास मार्केट जाना ही नहीं पड़ता, यहाँ पे हमारे सेल हो जाते हैं, इजीली सेल हो जाते हैं। वैसे मार्केट है इसकी दिल्ली गाजीपुर मंडी में आप मार्केटिंग कर सकते हैं, जितने एग सेल करने आप वहाँ पे एग सेल करो, फ़िश सेल करो। गाजीपुर मंडी में आपकी फ़िश मार्केट है, वहाँ पे आप इजीली जितना माल हो 25 कुंटल 30 कुंटल 40 कुंटल फ़िश में आप सारा माल वहाँ पे सेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। अभी मैं ये सोच रहा हूँ, हमारे हरियाणा के अंदर डक मार्केटिंग बहुत कम है, मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कि हम नेक्स्ट लेवल तक इसको लेके जाएँ। हमारे हरियाणा में ही हम एक मार्केट अवेलेबल कराएँ, जिसको भी बाहर से, जैसे बाहर से अंडा लेके जाना है, वो एक इकट्ठा होके पैकेजिंग होके कि हम इजीली बाहर तक भेज पाएँ। उसमें हमारा क्या होगा, जो अंडे का सेल वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी, अंडे का रेट है वो बढ़ जाएगा। अगर हम अलग अलग फार्म पे कलेक्टिविटी ना करके हम एक जगह कलेक्टिविटी करें, सभी फार्मर एक जगह लेके आएँ उस चीज़ को और नेक्स्ट लेवल तक हम उसे पहुँचाएँ, वहाँ से बेची सेल करें, तो हमारा इजीली 50 पैसा 1 रुपये आराम से बढ़ जाएगा। तो मैं इसी पे नेक्स्ट मेरा प्रोसेस यही है कि मैं इसको आगे इसी तरह बढ़ाना चाह रहा हूँ। इसके अलावा यदि अंडे का उत्पादन और आकार में वृद्धि के लिए मकई, फलियां और अन्य अनाज दिया जा सकता है। बतख के 3 सप्ताह के बच्चों के भोजन के लिए 2700 किलो कैलोरी और 20% प्रोटीन की जरूरत होती है। 3 सप्ताह की उम्र के बाद प्रोटीन का स्तर 18% होना चाहिए। बतख को 1 वर्ष में 50 से 60 किलो भोजन की जरूरत होती है। हमारे देश के कई हिस्सों में धान की खेती के बाद धान के खेतों में बतखों को छोड़ दिया जाता है, जिससे बचे हुए धान को खाकर बतख के आहार की पूर्ति तो होती ही है, साथ ही बेहतर अंडा उत्पादन भी होता है। आजकल किसान समन्वित बतख पालन में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। इसमें बतख के साथ साथ मछली पालन कर आय को बढ़ाया जा सकता है। इस तकनीक को इंटीग्रेटेड तकनीक कहते हैं। इसके लिए तालाब ऐसे स्थान में बनाना चाहिए जहां साफ पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। बतखों के लिए बनने वाला बाड़ा तालाब के ऊपर बनाएं। इससे बतखों द्वारा गिराया गया भोजन तालाब में जाएगा, जिसका उपयोग मछलियों द्वारा किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर के तालाब में 500 से 600 बतख पाली जा सकती हैं। इसके अलावा धान के साथ समेकित कृषि के साथ भी बतख पालन किया जा सकता है। तो अभी आपने बतख पालन के बारे में तमाम खास जानकारियां हासिल की और अब समय हो चुका है इस माह के पशुपालक कैलेंडर का। आइए जानते हैं इस माह का पशुपालक कैलेंडर क्या सलाह देता है। सितंबर माह का पशुपालक कैलेंडर। दुधारू पशुओं में थनैला रोग से बचाव का उपाय करें। पशुओं को अंतः परजीवी नाशक दवाई पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार नियमित दें। गाय व भैंस को ताव में आने के 12 से 18 घंटे के अंदर गाभिन करवाने का उचित समय है। बरसीम की बिजाई इस माह के अंतिम सप्ताह में शुरू करें। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम
स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सेगमेंट, कामयाब किसान की दास्तान। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के इस सफल किसान से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने खेती किसानी के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया है और अब कड़ी मेहनत और परिश्रम करके आज ये मुकाम हासिल किया है और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। खेती में ज्यादा मुनाफे की चाह ने रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल को बढ़ाया है, लेकिन साथ ही बढ़ी कई बीमारियां। इन हालातों से सबक लेते हुए हरियाणा के खंडाखेरी गांव के किसान विक्रम संधू ने जैविक खेती की तरफ रुख किया। विक्रम ने न सिर्फ जैविक खेती की, बल्कि कई किसानों को अपने इस लक्ष्य से जोड़ा है। उन्होंने इसके लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोला है, जिसमें किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही मुनाफे को किस तरह बढ़ाया जाए, इस पर भी कई अहम कार्य किए जाते हैं। पुलिस विभाग के कार्यरत विक्रम संधू अपने वेतन करीब 75% खेती में खर्च करते हैं। खेती करने का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि किसानों में जैविक खेती के लिए जागरूकता लाना है। विक्रम के गांव खांडाखेरी में कई साल पहले कुछ लोग कैंसर की बीमारी से ग्रसित हो गए थे, जिसने उन्हें अंदर से आहत कर दिया। जब सिंधु को जानकारी मिली कि कैंसर की बीमारी के पीछे रासायनिक खाद है, तब उन्होंने रसायन मुक्त जैविक खेती करने का प्रण लिया। साथ ही लोगों को रासायनिक खेती के दुष्परिणाम को समझाते हुए जैविक खेती के महत्व को समझाया। इनके इस अभियान में 3 किसान भी शामिल हो गए। विक्रम सिंधु के सहयोगियों ने मिलकर करीब 12 एकड़ जमीन पर जैविक खेती की शुरुआत की और इस तरह बाकी किसानों के सामने उदाहरण पेश किया कि किस तरह बिना रसायन के सिर्फ गोबर खाद और गौमूत्र के इस्तेमाल से बेहतर पैदावार ली जा सकती है। वो जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था जब हमारे गांव में 5-6 मौतें कैंसर के कारण हो गई। उसके साथ साथ मैंने राजीव दीक्षित जी की एक वीडियो सुनी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट समझा रखा था कि जो खेती किसानी में अंधाधुंध पेस्टिसाइड और खादों का प्रयोग होता है, जिसकी वजह से हमारे समाज में चारों तरफ कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैली हुई हैं। उसी दिन से मैंने प्रण ले लिया था कि भाई किसानों को रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ मोड़ने के लिए जो भी मैं कर सकूंगा वो करूंगा। ये जी इसके कारण जुड़े थे जी, बीमारी ज़्यादा फैल रही थी जी, यूरिया DAP खाद ज़्यादा कर गिर रहे थे जी, इसके कारण बीमारी के कारण जी ये मतलब इसी हिसाब से हम जुड़े थे जिसके ये बीमारियां दूर हट जी। उनके इस कारवां में 2000 से अधिक किसान जुड़ गए हैं। साथ ही करीब 12,000 एकड़ भूमि में जैविक खेती की जाती है। जहर मुक्त खेती के लिए विक्रम संधू ने किसान प्रशिक्षण केंद्र बनाया। ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए उन्होंने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया है। धीरे धीरे इस सफर में करीब 30,000 से ज्यादा किसान जुड़ गए हैं, जिनके सहयोग से करीब 15,000 एकड़ में जैविक खेती की जा रही है। जहर मुक्त खेती अभियान शुरू हुआ था, वो अब पूरे भारत में फैल चुका है। 30,000 से ज़्यादा किसान सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें 1200-1250 किसान हरियाणा के हैं और 28-29 हज़ार किसान हरियाणा के बाहर से हैं। जहां तक एकड़ों की बात है, लगभग 15,000 एकड़ के करीब जमीन है। इसके अलावा किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले, इसके लिए विक्रम संधू ने मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में जानकारी देना शुरू की। कम जगह में ज्यादा उत्पादन लेने के लिए किसान जैविक खेती के साथ मल्टी लेयर फार्मिंग को भी अपना रहे हैं। इस तकनीक में 1 एकड़ में कई तरह की फसलें उगाकर कई गुना मुनाफा कमाया जा सकता है। इरादे नेक हों तो सफलता खुद आपके कदम चूमती है। विक्रम संधू ने जैविक खेती और मल्टी लेयर फार्मिंग करके एक नई मिसाल कायम की। उनका ये कदम खेती के क्षेत्र में सराहनीय कदम है। मल्टी लेयर फार्मिंग एक ऐसा विषय है जी, जो छोटी जोत के किसान हैं वो उस मल्टी लेयर फार्मिंग के माध्यम से एक सरकारी जो नौकरी करता है, कोई भी कर्मचारी है सरकारी कर्मचारी, उसके बराबर अपने परिवार को सुख सुविधाएं दे सकते हैं। इसको अगर आप थोड़े से बारीकी से समझोगे तो मैं बताऊंगा। भाई ज़मीन के अंदर होने वाली जो कंद फसलें हैं वो अलग हैं, ज़मीन के ऊपर होती हैं जी, जैसे टमाटर 1 फुट तक हो जाएगा, आपकी मूंग 1-1.5 फुट तक हो जाएगी, और भी काफ़ी सारी फसलें हैं जो दलहनी फसलें हैं वो ज़मीन के 2 फुट तक सीमित रहती हैं। उसके बाद हम लगाते हैं जी
अमरूद का बाग है, अनार का बाग है। आप बागवानी में नहीं जाना चाहते तो कुछ एक फसलें हैं जो 2 फुट से ऊपर शुरू होती हैं, वो फसल आप ले सकते हो। फिर उसके बाद आप टिम्बर प्लांट है, सहजन है, मोहगिनी है, मालाबार नीम है, इस तरह की फसलें, ये जो सह फसली मॉडल है इसको मल्टीलेयर फार्मिंग का मॉडल का नाम दिया जाता है। हमारा ये जहर मुक्त खेती अभियान केंद्र जो खांडा खेड़ी में आपको पीछे दिख रहा होगा, ये स्थापित है। ये 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ से कोई भी किसान कभी भी आकर जैविक जहर मुक्त खेती की ट्रेनिंग ले सकता है और आने वाले जो उसकी परेशानी है उसके बारे में वो हमारे संपर्क में रहता है, हमारे हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करता है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से जो वो सीखता है वो अपने खेत में लागू करता है, फिर वो अपने आसपास के किसानों को सिखाता है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखी कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। इसके साथ ही हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।